ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको भी ये वाली चीज़ महसूस हुई है कि जब आप कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हो या फिर कोई भी आप ग्रुप की पार्टी में जा रहे हो, वहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि यार यहाँ पे मुझे अगली बार आऊँ, तो मैं थोड़ा और पैसा कमा के आऊँ, मैं थोड़ा और वेल्दी होके आऊँ या फिर रिच होके आऊँ और वहाँ पे सब लोग मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, मुझे एक लीडर की तरह देखा जाए। तो अगर आपको ऐसा कभी लगा हो कि मुझे भी मेन कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए और एक लीडर की तरह मुझे पूरी दुनिया देखे, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अभी की जनरेशन में चाहिए होगा वो चीज़ है पैसा। देखो, पैसा कमाने का तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसा मतलब कम कमा रहे हो और आपके जो ग्रुप के दोस्त हैं वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। लेकिन फिर भी कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उनसे फ्यूचर में उनसे ज़्यादा वेल्दी हो सको और वेल्थ भी कितनी 1 से 2 गुनी नहीं 3 से 4 गुनी आप उनसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओ। अगर आपकी सैलरी कम है फिर भी। अगर आपको ये चीज़ जाननी हो तो इस वीडियो में बने रहना मेरे साथ। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपका भी नाम मैं ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि सुमित है। ओके, सुमित एक बंदा है आपके और मेरे जैसा, जिसकी जो सैलरी है वो कम है। अब देखो, सैलरी में कम एज्यूम कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास। अब किसी लोगों को ये ज़्यादा लगेगी, किसी को बहुत ज़्यादा कम लगेगी। मैंने एक मिड पॉइंट पकड़ा हुआ है कि 30,000 सैलरी मैंने अभी के लिए एज्यूम करी हुई है। ओके, और उसके जो फ्रेंड्स हैं, मतलब उसके जो ग्रुप के बंदे हैं, उसके जो सर्कल में बंदे हैं, उन सबकी सैलरी उससे 20,000 रुपये ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, राहुल नाम का बंदा, जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये के आसपास। ओके, इससे इसकी सैलरी 20,000 ज़्यादा है। तो आप अभी सिंपल एक चीज़ मुझे बताओ कि इन दोनों में से फ्यूचर में वेल्दी कौन बनेगा? ये सैलरी फिक्स रहेगी, इसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं आने वाला, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपके हिसाब से कौन वेल्दी बनेगा? ऑफ कोर्स आपको यही लगेगा कि यही 20,000 ज़्यादा कमा रहा तो यही वेल्दी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है माइंड सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मतलब अगर सुमित को ये कंसेप्ट क्लियर हो कि माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि फ्यूचर में जो वेल्थ बनी होगी राहुल की, वो कितने भी टाइम बनी होगी, मान लेते हैं कि कोई एक्स अमाउंट बनी होगी, लेकिन सुमित की वेल्थ उससे 110% टाइम इससे 2 टाइम्स ज़्यादा ही होगी, अगर उसने करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए होंगे तो। मैं आपको एक सिंपल अब मैथमेटिक्स टर्म समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, आपको 30,000 की अगर सैलरी आ रही हो तो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 पार्ट में, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, जो आप खर्चे करोगे वो। इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 10,000 रुपये की और एक्सपेंस आप करोगे 20,000 रुपये की। मतलब आप इसमें सब कुछ जोड़ लो, आपका जो घर का खर्चा है वो सब आ गया, एंजॉयमेंट ये सब आप इसमें एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ओके, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको 10,000 रुपीज़ करनी पड़ेगी। अब एक बात सुनो मेरी, ये जो 10,000 रुपये है, ये मैं आपको सारे के सारे स्टॉक मार्केट में डालने को नहीं कह रहा। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप म्यूचुअल फंड कल जाके चालू कर दो, नहीं। आपको म्यूचुअल फंड करने भी नहीं है, आपको करना है ईटीएफ में इन्वेस्टिंग, और वो भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में, अगर आप यंग हो तो। ओके, यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको आपको और 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक अमाउंट है हमारी 6,000 और दूसरी अमाउंट है हमारी, यहाँ पे 10,000 में से तो 4,000 और बचे आपके। ठीक है, ये 4,000 पे मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ, आप इसमें भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब आपको समझ लो गोल्ड अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपको सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो फ्यूचर के लिए। आपको अगर कुछ और अच्छा लग रहा है, मतलब मान लेते हैं कि आपको कोई बॉन्ड्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछोगे कि मैं ये 4,000 रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट करता, तो मैं ये 4,000 रुपये इन्वेस्ट करता हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी ये जो 4,000 रुपये बचे हैं इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करो। अब मेन बात आती है हमारी ये 6,000 रुपये की। देखो, जो 6,000 रुपये है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में, और वो भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करना, आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी सिप। देखो, एकदम सीधा कंसेप्ट है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा गणित नहीं है। 6,000 रुपये है आपके पास, आपको करनी पड़ेगी SIP, वो भी ETF में। ETF भी आप कौन सा लोगे, या फिर आप स्मॉल कैप का कोई भी ले सकते हो, या फिर आप कर सकते हो मिड कैप में कोई भी। ओके, अगर आपकी एज है लेस देन 30 ईयर्स। ओके, एक बात याद रखना कि आप ये जो 6,000 रुपये डाल रहे हो ETF में, इससे फ़ायदा क्या पड़ेगा? इससे फ़ायदा ये पड़ेगा कि इसकी जो एक्सपेंस रेशियो होता है
ETF का वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। आपको रियल टाइम एनएवी मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्लोजिंग एनएवी मिलती है या फिर नेक्स्ट डे की मिलेगी, लेकिन आपको रियल टाइम एनएवी सिर्फ ETF में ही मिलेगी। ओके, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि SIP कैलकुलेटर पे जाके कि आपके ये 6,000 रुपये कितने बढ़ गए होंगे, लेकिन उसके लिए वेट करो। यहाँ पे अब मैं एग्जांपल वापस से ले रहा हूँ राहुल बंदे का। राहुल भी इतना पागल तो नहीं है, मतलब उसने भी थोड़ा दिमाग लगाया होगा कि इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए, तो वो भी मान लो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। ओके, उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफकोर्स आपसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा कमा रहा है। ओके, वो इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपये। ओके, याद रखना वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ पे? म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे वो पूरे के पूरे, आप कितने कर रहे हो SIP में? 6,000 रुपये, वो कर रहा है 10,000 रुपये। आपसे 4,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो स्टॉक मार्केट में। और जो हेल्थ इंश्योरेंस उसने अलग से 4,000 का लिया, वो तो आप सेम ही मान के चलो। ओके, वो तो मैं सेम ही मान रहा हूँ, लेकिन वो आपसे ज़्यादा 4,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है और एक ही टाइम पे आप दोनों शुरू किया, ऐसा मैं मान के चला। एक ही टाइम पे, मतलब अगर आपने 20 की साल में शुरू किया तो राहुल ने भी 20 की साल में ही शुरू कर दिया था इन्वेस्टमेंट करना। ओके, आपसे अमाउंट भी बढ़ी थी, तो आप मुझे बताओ कि किसके रिटर्न ज़्यादा बनेंगे फ्यूचर में? ऑफकोर्स इसके ही बनने चाहिए, क्योंकि इसकी अमाउंट भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट टाइम भी सेम है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बंदा क्या करेगा, ये करेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। इसका क्या होगा, सबसे पहले तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो तो एक ऊपर आएगा ही, आपको रियल टाइम एनएवी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और तो और इसके और एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर मैं इसका बेसलाइन रिटर्न भी मान लूँ, मतलब म्यूचुअल फंड आप मुझे बताओ कि कितने रिटर्न देता है? तकरीबन 12% के आसपास। ओके, चलो मैंने 12% ही मान लिए कि ये जो राहुल बंदा है वो 12% ही रिटर्न निकाल रहा है। ओके, ऐसा अभी हो नहीं रहा है क्योंकि अब 10% के आसपास आ चुका है और एक्सपेंस रेशियो भी इसमें करता है, लेकिन मान लेते हैं कि 12% ही रिटर्न वो निकाल रहा है म्यूचुअल फंड से। लेकिन आप पता कितने रिटर्न निकालोगे अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो? और मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी अपने चैनल पे, इस पे एक लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो भी एक बार चेकआउट करना, जिससे आपको पता चलेगा कि आप 15% 18% भी रिटर्न कमा सकते हो आप ETF इन्वेस्टिंग से। अगर आप वो देख के और वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप 15% तो बेयर मिनिमम रिटर्न निकालोगे। 15% रिटर्न आपके कहीं पे नहीं गए, उसमें मैंने 18% दिखाया हुआ है, लेकिन आप 15% बॉटम लाइन मान के चलो कि 15% रिटर्न आपको पक्का मिलेगा। रिटर्न की फर्क कितना आया? 3% का ही फर्क आया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ SIP कैलकुलेटर पे और समझाता हूँ कि कितना डिफर आएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको SIP कैलकुलेटर पे आपके समझा रहा हूँ कि अगर वो राहुल बंदा 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता, मान लेते हैं कि 40 ईयर तक वो इन्वेस्ट कर रहा होता, और उस पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न डाले हैं वो मैंने 12% डाले हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो 12% की रिटर्न मेरे हिसाब से उसको मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपर साइड पे ले रहा हूँ, इसमें मैंने एक्सपेंस रेशियो भी अभी तक काटा नहीं है। कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उसकी अमाउंट इन्वेस्टेड है वो आ रही है तकरीबन कितनी, 50 लाख के आसपास। उसको कितने अमाउंट रिटर्न मिले, मतलब कितनी उसकी वेल्थ गेन हुई, तकरीबन 10 करोड़ के आसपास। अब एक सरप्राइज फैक्टर है यहाँ पे, अब मैं सुमित की बात करने वाला हूँ, मतलब आपके जैसा और मेरे जैसा बंदा जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है और जो ETF में इन्वेस्टमेंट करता है, और वो भी मेरी वो वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। कितने थे उसके? 6,000 रुपये वो डाल रहा था, उसके जो रिटर्न थे वो मैंने कितने आपको बताया? 15%, 18% भी आ सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी को एकदम डिसिप्लिन से फॉलो करो तो, लेकिन 15% तो मैं बेयर मिनिमम मान रहा हूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट पीरियड भी मैंने 40 साल ही रखा हुआ है। आपके हिसाब से कितना आएगा? 10 करोड़ का 10 करोड़ भी शायद हो सकता है, या फिर उससे कम ही आना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे आप देखो 4,000 रुपये यहाँ पे मैंने कम कर दिया, नो डाउट मैंने रिटर्न तो बढ़ा दिए, लेकिन यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट था वो तो कम ही कर दिया। तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए, कमेंट करके मुझे बताना। देखो मैं इसको करता हूँ अब कैलकुलेट, आप सरप्राइज हो जाओगे। ये बन रहे हैं तकरीबन 14 करोड़ के आसपास। उसके 10 करोड़ भी पूरे नहीं हुए, और यहाँ पे सुमित के कितने हुए? 14 करोड़ के आसपास। 4 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसको? सुमित को, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्मार्ट तरीके से। वो बंदा ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो बंदा कर रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। ओके, और यहाँ पे आप अमाउंट इन्वेस्टेड में देखो, उस बंदे ने डाले थे तकरीबन 50 लाख के आसपास और इसने इन्वेस्ट किए हैं तकरीबन 28 लाख के आसपास। अगर ऐसा बनता कि ये भी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाता तो यहाँ पे अमाउंट कुछ और ही होती। कमेंट करके बताना कि अगर ये बंदा भी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो यहाँ पे अमाउंट कितनी बड़ी आती।
क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी अमाउंट आती। मैं आपको ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, तो अभी मैं कैलकुलेट करके नहीं आपको बताने वाला। तो अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ, तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस किया कि अगर आप कोई बंदा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आजकल सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो अपनी अमाउंट को कम रखते हुए भी रिटर्न को बढ़ा सकता है, और 40 साल के बाद उसके जो रिटर्न होंगे वो उन बंदों से ज़्यादा होंगे जो उससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे। याद रखना कि अगर आप लोगों को अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा वेल्दी बनना है इन फ्यूचर, तो डिसिप्लिन को सबसे पहले प्रायोरिटी देना, फॉलो करना अपने रूल्स को, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना, हर महीने ये स्किप नहीं होनी चाहिए आपकी एसआईपी, ये बात आप याद रखना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक या सब्सक्राइब करते हुए जाना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए जाना। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।